विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने मन पसंदीदा चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर के आए हैं जिसको आप बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, और वो विषय है कारक। ठीक है ना। बहुत बार आपने कारक के बारे में सुना होगा और अपनी कक्षाओं में, यदि आप किसी कक्षा में पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको कराया गया होगा, है ना। तो आज हम कारक के बारे में ही जानेंगे भी कारक है क्या, कारक कहते किसको हैं, हिंदी में कितने कारक हैं, है ना, और किसी भी कारक की पहचान क्या है, इनका काम क्या होता है, ये सारी बातें जो हैं हम यहाँ पर आज वो चर्चा करेंगे। ठीक है। और यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लें आप, क्योंकि क्रम अनुसार तैयारी करनी है, एक व्यवस्थित रूप से तैयारी करनी है। ठीक है ना, ताकि हम एक जो व्याकरण है ना उसको अच्छे से समझ सकें, जान सकें। ठीक, तो आइए विलंब न करते हुए हम बात करते हैं कारक की। देखिए कारक है क्या। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं इसको कि संज्ञा या, यहां इसकी परिभाषा लिख लें आप, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकाशित होता है या प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। यह कारक की परिभाषा है। ठीक है ना, क्या है ये परिभाषा। अब हम क्या सुनते हैं, अक्सर बहुत सी पुस्तकों में भी है लिखा हुआ, और अक्सर हम देखते हैं कि कारक की जो परिभाषा है ना, हम कुछ साथी हमारे इस तरह से करते हैं कि वाक्य में जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ये बात अक्सर हम देखते हैं, लेकिन यदि ये परिभाषा अगर संस्कृत में करें तो शायद वहां उचित है, वहां सही है, क्योंकि संस्कृत में केवल 6 कारक होते हैं। वहां पर संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते, और हिंदी में 8 कारक हैं। अब संबंध जो है ना उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, संबोधन का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। तो कैसे कह सकते हैं हम हिंदी में कि जिस शब्द का क्रिया से संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। तो वो जो परिभाषा है वो संस्कृत की दृष्टि से सही है, परंतु हिंदी की दृष्टि से वो सही नहीं होगी, क्योंकि यहां पर 8 कारक हैं। यहां संबंध और संबोधन को भी कारक मान, वो आगे बात करेंगे सारी विस्तार पूर्वक। इसलिए ये जो परिभाषा रहेगी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं, ये रहेगा हमारा। ठीक है ना। हिंदी में कितने कारक हैं? 8। 8 कारक होते हैं।
ठीक, अब वो कौन कौन से हैं उनके नाम जान लेते हैं, उनकी पहचान देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे हम। देखिए, कारक, विभक्ति चिन्ह। अब ये विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? जो आपस में एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, जो चिन्ह है ना, वो उन्हें हम विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। कारक, विभक्ति चिन्ह और उदाहरण। हम एक एक उदाहरण लिखेंगे और सबको समझेंगे। देखिए, सबसे पहला जो कारक है वो क्या है? कर्ता। इसका चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने। जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम ने पुस्तक पढ़ी या राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पर कर्ता कौन है? राम है ना, जिसके द्वारा कोई भी क्रिया हुई। दूसरा है कर्म को। ठीक है, राम ने पत्र लिखा, ये कर लेते हैं, राम ने पत्र लिखा। कौन है कर्ता? राम है। यहां पर कर्म क्या है? पत्र है। को, किसको लिखा? राम ने किसको लिखा? पत्र को लिखा। तो यहां पत्र क्या हो जाएगा? यहां पर कर्म हो जाएगा। यहां राम करता था, यहां पत्र क्या है? कर्म। यहां पर अगर को चिन्ह नहीं भी है, लेकिन भाव क्या निकलता है कि पत्र को लिखा, ये क्या है? पत्र कर्म है। तीसरा है करण। इसका जो चिन्ह होता है से या के द्वारा। ठीक है ना, से के द्वारा यानी साधन। मैं यहां एक वो लिख देता हूं, अध्यापक कलम से लिखता है, कलम से लिखता है। हमने ये लिख दिया, एक उदाहरण यहां पर लिखता है। ठीक है, देखिए, कलम से या कलम के द्वारा, साधन है ना, वो कोई भी साधन होगा उसे हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। कलम से लिखता है, ये क्या है? कर्ण है। ठीक, उसके बाद संप्रदान। के लिए। के लिए का अर्थ है कि जिसके लिए कोई भी क्रिया हो रही है, वो क्या हो जाएगा? संप्रदान। यहां या कोई दान अर्थ में है, जैसे हमने कहा भिखारी को आटा दे दो। हम दान कर रहे हैं और भिखारी को, यहां कर्म नहीं है, भिखारी के लिए जो है ना आटा दे दो, तो यहां हम क्या सोचते हैं कि को चिन्ह लगा हुआ है तो ये कर्म होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने उसका भाव समझना है। देने अर्थ में है, दान अर्थ में, भिखारी को आटा दे दो, तो ये भिखारी जो है ना यहां पर क्या हुआ? संप्रदान हुआ। ठीक है ना। अपादान। से अलग होना, से अलग होना। इसका भी विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे आगे, एक एक कारक को हम समझेंगे। अभी केवल हमने थोड़ा सा उसको हमने समझना है, मुख्य मुख्य बातें, कि उनके चिन्ह देख लें हम और एक एक उदाहरण समझ लें। ठीक है ना। अपादान होता है अलग होना, जब कोई वस्तु दूसरे से अलग होती है। मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है और ये मेरे हाथ से छूट जाता है, अलग हो जाता है, तो मेरा जो हाथ है ना उसको हम अपादान बोलेंगे। कोई भी वृक्ष है, वृक्ष से कोई पत्ता गिर जाता है, तो वहां पर पत्ता किससे अलग हुआ है? वृक्ष से अलग हुआ है, तो वृक्ष क्या है? वहां वृक्ष अपादान है। यहां हम लिख देते हैं वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए, वृक्ष से, यहां भी से है, यहां भी से है। यहां से का अर्थ क्या होगा? से के द्वारा, यानी उसके द्वारा, कलम के द्वारा, वो तो कर्ण हो जाएगा।
ठीक है, यहां से अलग होना, जिससे अलग हो रहा है, कोई भी वस्तु है वो दूसरे से अलग हो रही है, तो जिससे वो अलग हो रही है वो क्या होगा, अपादान। यानी पत्ते किससे अलग हो रहे हैं, वृक्ष से, तो वृक्ष क्या है, यहां पर अपादान है। ठीक, आगे है संबंध। देखिए, का, के और की, जहां भी ये हो संबंध बताते हैं ना, उसका भाई है, उसकी बहन है, उसका पिता है, जब संबंध बताते हैं, उसका दोस्त है, उसका मित्र, ये सभी। तो यहां हम बात करते हैं, यह मोहन का भाई है, ये हमने कर लिया। ठीक है, यह मोहन का भाई है। किसका भाई है, मोहन का। संबंध किससे है, मोहन से, तो ये जो है ना, ये संबंध कारक है, का, के, की। ठीक, उसके बाद अधिकरण। अधिकरण, इसका चिन्ह क्या होता है, में पर। देखो, आधार जो होता है ना, उसको हम अधिकरण बोलते हैं। ठीक, मान लीजिए मेरा आधार क्या है, ये जो धरती है, पृथ्वी, ये मेरा आधार है, या मैं यहां पर कुर्सी पर बैठा हूं, तो मेरा आधार क्या है, कुर्सी है, वो उसी को हम अधिकरण बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा हाथ है, इस पर ये पेन रखा है, तो इस पेन का आधार क्या है, ये हस्त है, तो ये हस्त जो है ना, यही अधिकरण है। ठीक है, आधारो अधिकरण, हम संस्कृत में एक सूत्र है ये, यानी आधार ही अधिकरण होता है। इसको बनेगा में पर पे। ठीक है, ये चिन्ह होते हैं। कैसे, कुछ भी ले लीजिए, यहां हम लिख देते हैं मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है, पुस्तक का जो आधार है, उसका आधार कहां है, वो किसके ऊपर रखी है, मेज के ऊपर रखी है। तो जो मेज है ना, यहां पर मेज क्या है, अधिकरण है। ठीक है, और अंत में संबोधन। संबोधन होता है हे हरे, हे हरे। जैसे हम संबोधित करते हैं ना, किसी को आवाज लगाते हैं, या प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, सबका भला करना, है ना, सबकी रक्षा करना। जैसे हमने लिख दिया हे प्रभु, हे प्रभु, ये हो गया, हे प्रभु सबकी रक्षा करना, संबोधन है। हे प्रभु सबकी रक्षा करना। तो ये है हमारे कारक। ठीक है, कर्ता जो भी क्रिया को कर रहा है, कर्म कर्ता जो भी काम कर रहा है, क्रिया के व्यापार का फल जिसके ऊपर पड़ रहा है, वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तीसरा कर्ण, जिस माध्यम से कर्ता काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जिसके लिए क्रिया की जा रही है, ये दान अर्थ में हम कह सकते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। और जहां पर कहीं अलग होना पाया जाए, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, वहां अपदान कारक होता है। और जहां पर संबंध प्रकट हो रहा है, का, के, की, है ना, उसका भाई, उसकी बहन, इस प्रकार से, वहां क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। और जहां आधार की बात हो, है ना, जो भी आधार है उसको हम क्या कहेंगे, अधिकरण कहेंगे। और संबोधन है किसी को संबोधित करना, हे प्रभु सबकी रक्षा करना, जैसे ये जहां पर ये विस्मय अधिबोधक चिन्ह लगता है, और इस प्रकार से ये क्या हो गया, संबोधन हो जाता है। ठीक है ना। तो अब जो है ये कारक हैं। एक मैं पंक्ति लिखता हूं और उस पंक्ति के माध्यम से हम समझ लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपने लिखना है। परिभाषा जो है ना, ये लिखें आप हिंदी में। यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, वहां पर आप कर सकते हैं, वहां पर आप ना क्रिया से इसको जोड़कर देख सकते हैं कि वाक्य में जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। लेकिन यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में आपने परिभाषा ये देनी है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में ये परिभाषा रहेगी। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। अब मैं एक यहां पर पंक्ति लिखता हूं,
और उस पंक्ति के माध्यम से हम बहुत आसानी से जो है ना बड़े सरल तरीके से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा, हे राम, आपने ध्यान से समझना है, हे राम अयोध्या का राजा गंगा तट पर हे राम अयोध्या का राजा गंगा तट पर बाड़े से खोलकर, बाड़ा समझते हैं ना, उस एक स्थान होता है बना हुआ जहां पर पशु वगैरह रखते हैं, बाड़े से खोलकर अपने हाथों से, बाड़े से खोलकर अपने हाथों से ब्राह्मण को गाय देता है, गाय देता है। ठीक है, हे राम अयोध्या का राजा गंगा तट पर बाड़े से खोलकर अपने हाथों से ब्राह्मण को गायें देता है। अब इस पंक्ति में ना सारे कारक आ चुके हैं, हमारे 8 कारक आ चुके हैं। वो कैसे आए समझेंगे ध्यान से। हे राम संबोधन है, देखिए संबोधन है, तो यहां पर क्या हो गया, ये संबोधन हो गया, हे राम संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद अयोध्या का के की संबंध, का के की, ये क्या हो गया, हमारा संबंध कारक हो गया। चिन्ह जो होते हैं ना, चिन्ह, इनसे भी हम पहचान सकते हैं, या तो ये चिन्ह हो या इसका भाव प्रकट कर रहे हो इस चिन्ह का, वो सब क्या होंगे, कारक हम पहचान सकते हैं। देखिए अयोध्या का, हे राम से हमने पहचान लिया ये संबोधन है, अयोध्या का, इससे क्या पहचाना हमने कि संबंध कारक। ठीक है, राजा क्या है, यहां पर कार्य कौन कर रहा है, राजा कर रहा है, और जो भी क्रिया को निष्पादन करता है, क्रिया को संपन्न कर रहा है, क्रिया कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, वो क्या होगा, कर्ता। तो ये क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया। उसके बाद गंगा तट पर, कहां पर है वो, अधिकरण, उसका आधार क्या है, कहां पर है, ये गंगा तट पर है। देखिए मैं पर पे, तो गंगा तट पर क्या हो गया, ये अधिकरण हो गया। उसके बाद बाड़े से खोलकर, यानी बाड़े से अलग कर दिया उसने, गाय को बाड़े से अलग, दूर से अलग करना, तो ये कहां किस में होता है, अपदान में होता है। बाड़े से आया ना, अब से 2 जगह होता है, यहां साधन तो है नहीं, बाड़े के द्वारा तो है नहीं, से अलग होना, यानी बाड़े से खोला उसने अपने हाथों से। अब यहां फिर से है, देखिए कैसे दे रहा हो, यानी अपने हाथों से दे रहा है, हाथ क्या है, साधन है, तो वो क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। हाथों से ब्राह्मण को, ये क्या हो जाएगा, किसको दे रहा है, ब्राह्मण को नहीं, एक मिनट यहां माफ कीजिएगा, ये जो है ना कर्म नहीं है, समझिए, ब्राह्मण को, यानी ब्राह्मण को दे रहा है, तो ब्राह्मण दान दे रहा है वो, तो यानी ये क्या हो जाएगा, संप्रदान, जिसके लिए वो कार्य कर रहा है। कर्ता जो है ना, काम किसके लिए कर रहा है, ब्राह्मण के लिए कर रहा है, तो ब्राह्मण क्या हो जाएगा, यहां पर संप्रदान हो जाएगा। ठीक है ना, दान दे रहा है वो, यानी उसको जो वापस न ले, जो चीज हमने दे दी ना, दान कर दिया, वहां पर संप्रदान होगा। ठीक है ना। अब गाय देता है, यानी गाय को देता है, यहां क्या होगा, कर्म। देखिए इस एक वाक्य में सारे कारक आ चुके हैं। ठीक है ना, हे राम संबोधन है, ये देखिए ये संबंध है, ये कर्ता है, ये अधिकरण है, ये अपादान है, अपने हाथों से, ये क्या है, करण है, ब्राह्मण को संप्रदान है, उसके लिए क्रिया हो रही है ब्राह्मण के लिए, और गाय को देता है, ये क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है ना, तो एक ही वाक्य में सारे जो हैं यहां पर कारक आ गए हैं। अब समझ में आ गए होगा आपके।
तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको लिख लें साथ साथ। ये 8 कारक हैं हिंदी में और इसकी परिभाषा जो है ना, जो आपको कराई वही आपने करनी है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कर्ता कारक। उसकी जो परिभाषा है ना वो हम लिख लें ताकि हमें थोड़ा थोड़ा ना उसकी पहचान पता रहे। और बहुत ही एक रोचक विषय भी हम कह सकते हैं इसको, और अक्सर ना परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आता है कारक से। ये जो विषय है ना ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, कारक। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कर्ता कारक क्या है। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, करने वाले का बोध हो। ठीक है जी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो। क्रिया कर कौन रहा है ना? कोई भी कार्य हो रहा है, कोई तो उसको कर रहा है ना। मैं यहां पर मान लीजिए बोल रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, क्रिया मैं कर रहा हूं। आप सुन रहे हैं, कर्ता कौन है? आप हैं, आप उसको सुन रहे हैं। जो भी क्रिया जिसके द्वारा की जा रही है, जो भी क्रिया को कर रहा है वो क्या हो गया? कर्ता। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है। अब यहां उदाहरण लेते हैं। मोहन लेख लिखता है। ठीक है। अब यहां पर जो क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है? क्रिया को कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन क्या हो गया? यहां पर कर्ता हो गया, है ना। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। अब यहां पर पढ़ाने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है? अध्यापक के द्वारा। कौन कर रहा है? अध्यापक कर रहा है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? अध्यापक पढ़ाता है। तो ये अध्यापक क्या हो गया? कर्ता। जो भी कोई कार्य कर रहा है बस वो करता है, सामान्य सी बात है। ठीक है ना। क्रिया को करने वाला जो भी है ना, किसी भी काम को करने वाला कोई भी है वो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है। ये है कर्ता कारक। उसके बाद दूसरा जो है कर्म कारक। इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े,
क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक कहते हैं। ठीक है भाई। क्रिया के व्यापार का फल जिसके ऊपर पड़ता है वो क्या है? कर्म है। यानी कर्ता को जो सबसे ज्यादा प्यारा है, प्रिय है, जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है, वो क्या है? कर्म होता है। ठीक है। जैसे वह रोटी खाता है, वह रोटी खाता है। अब उसको सबसे प्रिय क्या है? किसको चाहता है? वो रोटी को चाहता है ना? तो क्रिया का व्यापार का फल किसके ऊपर पड़ता है? रोटी के ऊपर पड़ रहा है। तो यहां पर रोटी क्या है? कर्म कारक है। और कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। रोटी को खाता है, ये भी हम कह सकते हैं। हम यहां पर प्रश्न करके देख लें। कर्ता कारक में प्रश्न क्या करना है? कौन कर रहा है, वहां उत्तर मिल जाएगा। जिसका भी उत्तर जो, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है? राम, वही करता है। कर्म कारक में आप प्रश्न करके देख लें कि वह क्या खाता है, किसे खाता है, किसको खा रहा है, मतलब क्या खा रहा है? रोटी को खा रहा है। तो जो उसका जो उत्तर आएगा वही क्या होगा? कर्म कारक होगा। ठीक है ना? यहां राम ने रावण को मारा, ये हमने कर लिया। रावण को मारा, है ना? राम क्या है? कर्ता है। मारा क्या है? क्रिया है। किसको मारा? को। कर्ता नहीं, कर्म को। रावण को। क्रिया का व्यापार का फल कहां पड़ा? रावण के ऊपर। उसका फल कहां? यहां पड़ता है ना। रावण। कौन मरा? रावण मरा। तो रावण क्या है? यहां पर कर्म है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक वाक्य में दो कर्म आ जाते हैं। एक तो मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। जैसे यहां उदाहरण लेते हैं, मां ने बच्चे को दूध पिलाया। दूध पिलाया। देखिए यहां पर ना दो कर्म हैं। मां क्या है? मां तो करता है। बच्चे को, ये भी कर्म है। दूध पिलाया, दूध ये क्या है? ये भी कर्म है। यहां पर दो कर्म हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मुख्य कौन सा है, गौण कौन सा है? देखिए मुख्य कर्म जो होता है ना, हमेशा क्या होता है? क्रिया के साथ लगता है। अब दूध है, पिलाया, मां ने जो मुख्य जो कर्म था वो क्या था? दूध पिलाना था। तो ये जो है ना दूध, ये क्या है? मुख्य कर्म है। ठीक है। और जो बच्चे को, ये क्या है? गौण। ठीक है ना? कई बार दो कर्म आ जाते हैं, मुख्य कर्म, गौण कर्म। जो तो क्रिया के साथ ही लग रहा है वो क्या हो जाएगा? मुख्य कर्म हो जाएगा। और जो दूसरा होगा, उससे पहले जो कर्म होगा वो क्या होगा? गौण कर्म होगा। इस प्रकार से कर्म कारक यानी क्रिया के व्यापार का फल जिसके ऊपर पड़ता है वो क्या होता है? कर्म कारक होता है। ठीक है ना? और ये मुख्य क्या होता है और गौण क्या होता है, ये भी आप समझ लें। इसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरा कारक है हमारा, कर्ण कारक। देखिए कर्ण कारक क्या है? देखिए कर्ता जिस साधन के द्वारा कर्ता जिस साधन के द्वारा या जिस साधन के माध्यम से, कर्ता जिस साधन के माध्यम से
क्रिया का निष्पादन करता है। निष्पादन करता है। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें कोई ना कोई साधन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो जिस भी साधन के द्वारा हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वो क्या होता है, कर्ण कारक होता है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। अब लिखने के लिए मेरे हाथ में क्या है, पेन है मान लीजिए। तो मैं जो क्रिया कर रहा हूं किससे कर रहा हूं, इस पेन से कर रहा हूं। तो ये क्या है, यहां पर कर्ण है, ठीक है ना। कर्ता जिस साधन के माध्यम से क्रिया का निष्पादन करता है उसे क्या कहते हैं हम, निष्पादन, संपादन कर लें यहां पर ना, संपादन ये कर लें यहां पर, ठीक है। अब किसी भी कार्य को करने के लिए कोई साधन की जरूरत पड़ती है। जिस भी साधन से कोई कर्ता काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। मैं यहां लिखूं, राम ने बाण से बाली को मारा। देखिए, अब राम ने किसको मारा, बाली को मारा, लेकिन उसको मारने के लिए उसने किस साधन का प्रयोग किया, बाण। माध्यम क्या था, बाण था ना। तो बाण क्या है, वो हो जाएगा कर्ण कारक, ठीक है ना। ये बाण जिसके द्वारा क्रिया होती है वो क्या हो जाएगा, कर्म। कुछ भी आप कर लीजिए, अध्यापक कलम से लिखता है ना, या विद्यार्थियों को पत्र के द्वारा सूचना मिली, पत्र के द्वारा सूचना मिली। मान लीजिए किसी भी बात की कोई सूचना है उनको पत्र के द्वारा मिली, है ना। अब पत्र के द्वारा सूचना मिली, सूचना तो मिली विद्यार्थियों को, उसका माध्यम क्या था, पत्र था। तो पत्र क्या है यहां पर, ये कर्ण है, वो साधन है, ठीक है ना, एक माध्यम है, ठीक। और कहां कहां होता है कर्ण, देखिए, एक तो होता है कोई चिन्ह जिससे हमारी पहचान हो, ठीक है ना। यहां लिख देते हैं पहचान, चिन्ह। देखिए, जिस चिन्ह से पहचान प्रकट हो, ठीक है ना। इसका उदाहरण समझ लीजिए, जहां जहां कारक, जैसे वह स्वभाव से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखिए, वह स्वभाव से बहुत, कोई पहचान है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो क्या पहचान है कि स्वभाव बड़ा सुंदर है उसका, है ना। वह स्वभाव से, तो यहां जो स्वभाव से है ना, जिस चीज से उसकी पहचान स्वभाव से हो रही है ना, तो वह स्वभाव से, तो यहां पर ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। या कोई अंग विकार की बात आ रही है कहीं पर, कोई भी अंग खराब है किसी का, अंग विकार की बात आती है, वहां पर भी क्या होता है, कर्ण कारक होता है। जैसे वह आंखों से अंधा है, आंखों से अंधा है, हमने लिख दिया अंधा है, ठीक है। अंग विकार है ना आंखों में, अंधा किससे है, आंखों से है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। देखिए, एक तो पहचान, वह स्वभाव से बहुत अच्छा है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। अंग विकार, वह आंखों से अंधा है,
तो आंखों से यानी अंग विकार, जो जिस अंग में विकार है वो क्या हो जाएगा, वो भी कर्ण कारक, उसको हम कहेंगे। ठीक है ना। और तीसरा एक और लेते हैं, साथ, यानी जहां भी साथ शब्द आए, जैसे राम के साथ सीता भी वन में गई, है ना, ये है राम के साथ। अब देखिए जहां भी साथ लगा हो, जिसके भी साथ, राम के साथ, यहां करता ना इसको मान लें, क्योंकि साथ जो शब्द है ना राम के साथ लगा हुआ है, तो राम क्या है यहां पर कर्ण कारक माना जाएगा। ठीक है ना, साथ शब्द हो। देखिए मुख्य क्या था, कर्ता जिस साधन से कोई भी काम कर रहा है वो क्या है, कर्ण कारक है। ठीक है, बाण से, पत्र से द्वारा ये सब हमने कर लिया। तीन बातें जो मुख्य हैं वो कर्ण कारक से संबंधित हैं, कि कोई भी चिन्ह हो जिससे उसका स्वभाव का पता चलता है, वो स्वभाव से कैसा है, अच्छा है, जैसा भी है, वो क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। या कहीं भी अंग विकार की बात आती है, वह पैर से लंगड़ा है, आंखों से अंधा है ना, तो वहां भी क्या हो जाएगा, पैर से लंगड़ा है, किससे लंगड़ा है, पैर से है, तो अंग विकार, जिस भी अंग में विकार होगा उसको भी हम क्या कहेंगे, कर्ण कारक कहते हैं। तीसरी बात क्या है, जहां भी साथ, जिसके साथ शब्द जुड़ा हो, साथ, राम के साथ सीता भी वन में गई, राम के साथ, तो राम जो है ना यहां पर, इसको कर्ता नहीं मानना है, क्योंकि हमने इसलिए कहा कि साथ शब्द जहां भी हो, है ना, राम के साथ, राम क्या है यहां पर, ये भी कर्ण कारक है। ठीक है, तो आज की जो कक्षा थी हमारी वो कारक से संबंधित। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। उनके जो है ना कारक चिन्ह हमने सब कर लिए यहाँ पर, और उनकी पहचान क्या होती है, कर्ता कारक हम किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, और कर्ण कारक किसे कहते हैं, और कर्ण कारक के लिए ना कौन कौन सी बातें हैं जहां भी हम कर्ण कारक मानते हैं। तो आज की जो है कक्षा यहीं पर हमारी जो है संपन्न होती है। बाकी जो कारक हैं वो अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो आप सभी ने इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और यदि आप आज हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारा जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो अगली वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और आप व्याकरण का जो ये कोर्स चला हुआ है ना इसको अच्छे से समझ सकें, जान सकें। ठीक है, आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।